हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है। जिस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स इक्वेशन या न्यूटन्स लॉज का जो इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल वैसा ही इम्पोर्टेंस क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन का है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट का जो बेस था वो था वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी, क्वांटम मैकेनिक्स का बेस क्या था? वेव पार्टिकल डुअलिटी था। वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब ये होता है कि वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है और पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं किए जा सके। वो कौन से फिनोमिना थे जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं किए जा सके? उसमें दो तीन फिनोमिना की हम लोग बात करेंगे। एक तो है आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और दूसरा जो फिनोमिना हम ले सकते हैं वो है आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक और फिनोमिना जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और इन तीनों ही फिनोमिनाज में वेव जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। और उल्टा भी हो सकता है कि पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव करे। तो पार्टिकल जब वेव की तरह बिहेव करेगा, अब हम लोग एक तरह से फाउंडेशन कर रहे हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, कैसे डेवलपमेंट हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात हम लोग नोट कर सकते हैं कि पार्टिकल जब वेव की तरह बिहेव करता है तो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो मैटर वेव होगी, मैटर वेव बोलते हैं पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव को, उसका कुछ वेव फंक्शन होना चाहिए। पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है ना, उसका कुछ वेव फंक्शन होना चाहिए। जिस तरह से रियल वेव का फंक्शन होता है, रियल वेव जैसे वाटर वेव हो गई या स्ट्रिंग में जनरेटेड वेव होगी, रियल वेव को हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वलेंट टू ए और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। पीरियोडिक फंक्शन हम लोग साइन के रूप में भी ले सकते हैं और कॉस के भी रूप में लिया जा सकता है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम लोग काम में ले सकते हैं, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इवन दैट हम लोग यहाँ पर भी के एक्स माइनस ओमेगा टी ले सकते हैं। तो ये जैसे मैं ए साइन और के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह का फंक्शंस हम लोग काम में ले सकते हैं। कोस में भी इसी तरह का फंक्शन काम में ले सकते हैं। तो अगर आपके पास रियल वेव है तो हम लोग वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास ये होता है। और आपको ये भी ध्यान में होगा कि ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हम लोग इसको बोलते हैं, और के को हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को 12th क्लास से होगा। तो ये हम लोग बीएससी लेवल पे या इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेवल पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक रियल वेव का जो है फंक्शन होता है। अब अपने डिस्कस करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस पेज को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उसका वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, तो उस पर डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो देखिए, पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है, पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उसमें एक तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि पीरियोडिसिटी होनी चाहिए। पीरियोडिसिटी तो हर एक वेव की प्रॉपर्टी होती है, पीरियोडिक होनी चाहिए, पीरियोडिक नेचर, पीरियोडिक नेचर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो वेव है वो रियल नहीं है, इमेजनरी वेव है। तो इमेजनरी
इमेजनरी यानी कि इसका अगर हम लोग वेव फंक्शन ले रहे हैं तो आयोटा जो है वो इसमें कुछ न कुछ हम लोग इसको आयोटा को कंसीडर करते हुए वेव फंक्शन लिखा जाएगा। आयोटा लगभग सभी को पता होगा कि आयोटा बराबर क्या होता है, √-1 होता है, इमेजनरी नंबर है आयोटा। तो पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और इसी हिसाब से वेव फंक्शन जो है वो लिखा जाता है। वेव फंक्शन को हम लोग अब क्वांटम मैकेनिक्स में साई से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह का चिन्ह है, साई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कॉस और साइन का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, और कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो यहाँ मैं फुट नोट में थोड़ा सा बताऊँगा। आप जानते होंगे कि आयलर थ्योरम होती है e⁻iota थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों पीरियोडिक फंक्शन आ रहे हैं, कॉस और साइन, और साथ ही साथ में इमेजनरी नंबर भी आ रहा है। तो तीनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, मतलब पीरियोडिक फंक्शंस भी आ रहे हैं, पीरियोडिक नेचर भी आ रहा है, और इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी आयोटा को भी हम लोग इंक्लूड कर सकेंगे। तो वेव फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा, e⁻iota थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो नॉर्मली हम लोग वेव फंक्शन जो लिखते हैं वो एक कांस्टेंट a लगाते हैं यहाँ पे, और e⁻iota, और यहाँ थीटा की जगह क्या आएगा, ω-t-kx, ये भी बन सकता है, या फिर a। और नॉर्मली जो हम लोग काम में लेते हैं वो है आयोटा। एक मिनट इरेज करते हैं इसको। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर काम में लेते हैं आयोटा और kx-ω-t। तो ये वेव फंक्शन के लिए यहाँ पर काम में लिया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के लिए ये यहाँ पर हम लोग काम में लेते हैं, ये वेव फंक्शन काम में लिया जाता है। और वेव फंक्शन जो है वो x और t का फंक्शन है, ये x और t का फंक्शन है। तो वन डायमेंशनल वेव फंक्शन है ये, हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल वेव फंक्शन, वन डायमेंशनल वेव फंक्शन यहाँ पर ये बनता है। अब इसकी हेल्प से, इस वन डायमेंशनल वेव फंक्शन की हेल्प से हम लोग वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालेंगे। तो जो अपना मेन टॉपिक था श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो अब अपने देखो क्या करेंगे कि ये वेव फंक्शन जो है इसका 2 टाइम्स हम लोग जो है वो पोजीशन डेरिवेटिव ले लेंगे, 2 टाइम्स पोजीशन डेरिवेटिव्स, डबल डेरिवेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव लेवें तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, और x का मल्टीप्लायर 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा। x का मल्टीप्लायर आयोटा भी है और k भी है, तो आयोटा और k 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर और k स्क्वायर, और बाकी जो है वो एज इट इज़ ही रह जाएगा, यानी कि a और एक्सपोनेंशियल, यहाँ लिखना चाहूँगा आयोटा और kx-ω-t। तो बाकी तो एज इट इज़ रह जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में 2 बार हमने डेरिवेटिव लिया है, तो x का मल्टीप्लायर आयोटा की जो है 2 बार बाहर आएगा, तो आयोटा स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर हम लोग जानते हैं -1 होता है, तो यहाँ हम लोग k स्क्वायर लिख सकेंगे, और ये a एक्सपोनेंशियल आयोटा kx-ω-t ये वापस अपना क्या बन गया है, साई बन गया। तो k स्क्वायर साई ये अपने पास आ गया है, डेल 2 साई अपॉन डेल x2, ये k स्क्वायर साई आ गया। ये इक्वेशन नंबर दे लेते हैं 1, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखिए कि साई हमने क्या लिखा था, साई जो कि x और t का फंक्शन था, वो हमने लिखा था a और एक्सपोनेंशियल और आयोटा और kx-ω-t। अब इस बार हम लोग क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, टाइम डेरिवेटिव, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव। तो टाइम डेरिवेटिव लेवें तो डेल साई अपॉन डेल टी, टाइम डेरिवेटिव लेवें तो t का जो मल्टीप्लायर है वो बाहर आ जाएगा। एक बार ही हमने टाइम डेरिवेटिव लेना चाहा है, तो t का मल्टीप्लायर बाहर आ जाएगा। t का मल्टीप्लायर आयोटा भी है और ओमेगा भी है और नेगेटिव साइन भी है, तो नेगेटिव साइन के साथ आयोटा और ओमेगा बाहर आ जाएगा, और a
रहेगा ही, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसको हम लोग लिख सकेंगे माइनस का आयोटा और ओमेगा, और ये वापस आप देख सकते हैं कि साई ही बन गया, तो ये वापस आपके साई बन गया, तो ये आपके पास आ गया डेल साई अपॉन डेल टी। ये इक्वेशन नंबर 2 हम लोग लिख सकेंगे। इक्वेशन 1 में वापस लिखना चाहूँगा। इक्वेशन 1 जो पिछली पेज पे हमने निकाली थी वो थी डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर और साई। ये इक्वेशन 1 हमने पिछले पेज पे निकाली थी। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि दो रिलेशन जो हम लोग नॉर्मली पढ़ा करते हैं, एक तो है E इज इक्वल टू एच न्यू, जो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन है, उसका हम लोग यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं। आप देखिए 2 पाई का मैंने डिवाइड कर दिया, 2 पाई का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। h अपॉन 2 पाई को हम लोग h क्रॉस लिखते हैं, और 2 पाई न्यू को हम लोग ओमेगा लिखा करते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिखा करते हैं, और न्यू जो है वो लीनियर फ्रिक्वेंसी है। तो एक तो ये देखिए कि E इज इक्वल टू एच न्यू आ गया, h क्रॉस ओमेगा आ गया। इससे हम ओमेगा की वैल्यू ले सकते हैं, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन एच क्रॉस। ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि जो मोमेंटम होता है, डी ब्रॉगली मोमेंटम, वो कितना होता है? डी ब्रॉगली मोमेंटम होता है h अपॉन लेमडा। h अपॉन लेमडा को भी मैं 2 पाई का डिवाइड और 2 पाई का मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखूंगा, h अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन लेमडा। h अपॉन 2 पाई को हम लोग h क्रॉस लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लेमडा को हम लोग प्रोपोगेशन कांस्टेंट लिखते हैं k। तो इससे ऊपर वाली इक्वेशन से k की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं उस तरफ, हाँ, तो k की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं p अपॉन h क्रॉस। ये k की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो इन दो चीज़ों का यूज होने वाला है, इन दो चीज़ों का, एक तो k की वैल्यू ये वाली और एक ओमेगा की वैल्यू ये वाली, और इसके साथ में जो है ये इक्वेशंस जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग लगाएंगे टोटल एनर्जी, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का कंसेप्ट है कि टोटल एनर्जी को मैं लिखूंगा E। टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी p स्क्वायर बाय 2m मोमेंटम की फॉर्म में, और पोटेंशियल एनर्जी को v, क्योंकि हम लोग 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो v एज ए फंक्शन ऑफ x, ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अभी हमने देखा था कि एनर्जी जो है वो आप h क्रॉस ओमेगा लिख सकते हो, एनर्जी को h क्रॉस ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं, और साई की मल्टीप्लाई भी हम लोग करेंगे, इधर भी साई की मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ पर भी साई की मल्टीप्लाई करेंगे, और vx, और यहाँ पर भी साई की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, h क्रॉस ओमेगा और साई चल ही रहा है, p की वैल्यू रख देंगे। p की वैल्यू हमने निकाली थी h क्रॉस k, तो h क्रॉस का तो स्क्वायर आ जाएगा और k का भी स्क्वायर आ जाएगा, और साई चल रहा है, और अपॉन में चल रहा है 2m, और प्लस का चल रहा है v एज ए फंक्शन ऑफ x और साई। यहाँ हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि साई जो है वो x और t का फंक्शन है। खैर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ h क्रॉस और ओमेगा साई की वैल्यू जो पिछले पेज पर हमने निकाली थी वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और ओमेगा साई की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ मैं थोड़ा सा वापस आपको बताना चाहूँगा, हमने डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू निकाली थी, माइनस का आयोटा ओमेगा और साई, और इसमें अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ ओमेगा साई की वैल्यू,
तो ये कितना आ जाएगा, आयोटा उधर जाके प्लस का आयोटा बन जाएगा, यानी कि मैं ओमेगा साई की वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ। ये हमने पिछले पेज पर इक्वेशन देखी थी, उसकी हेल्प से। तो ओमेगा साई की वैल्यू पुट करने के लिए माइनस आयोटा का उधर ले जाएंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा, और डेल साई अपॉन डेल टी, ये इस तरह से मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब ये एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ये पढ़ा ही है, और के स्क्वायर साई की वैल्यू भी मेरे को पुट करनी है। के स्क्वायर साई की वैल्यू हम लोग पुट करने के लिए एक बार फिर एक और इक्वेशन जो लिखना चाहेंगे, इसको मिटा के स्क्वायर साई की वैल्यू भी जो पिछले पेज पर हमने इक्वेशन प्राप्त की थी उससे हम लोग लिखेंगे। पिछले पेज पर हमने एक और इक्वेशन प्राप्त की थी, डेल 2 साई अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर और साई। ये वैल्यू हमने पिछले पेज पर लिखी थी। तो देखो के स्क्वायर साई की वैल्यू यहाँ से कितनी बन गई, माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस मैं यहाँ पर लिख दूंगा, के स्क्वायर साई की वैल्यू बन जाएगी माइनस और डेल 2 साई अपॉन डेल x2, और प्लस ये वाला पद चल ही रहा है v एज ए फंक्शन ऑफ x और साई। ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है, ये जो लास्ट इक्वेशन अपने को प्राप्त हुई है, ये वाली इक्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल। नीचे मैं एक बार फिर रब करूंगा, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टाइम डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, टाइम डेरिवेटिव आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका 3 डायमेंशनल फॉर्म निकालेंगे, और साथ ही साथ में हम लोग ये देखेंगे कि इसी इक्वेशन से, यानी कि टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन किस तरह से प्राप्त की जाती है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्राप्त करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्राप्त करेंगे